नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, योगी कितना उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं नरेंद्र मोदी के लिए, इस पर वीडियो बनाने से पहले आपसे हम अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी को जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण का सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो हाँ साथियों, आज का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए योगी कितना उपयोगी रह गए हैं। याद कीजिए, तमाम जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी को उपयोगी बताया करते थे, लेकिन अब अगर कोई जनसभा होगी तो उसमें योगी को अनुपयोगी बताया जाएगा, उपयोगी नहीं बताया जाएगा। इसकी वजह में जाने से पहले हमें संघ और बीजेपी के मोदी के रिश्तों पर गौर कर लेना चाहिए। संघ और बीजेपी में एक तरह से पर्दे के पीछे घमासान छिड़ा हुआ है। संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद किसी संघ प्रचारक को मिले। वो गडकरी भी हो सकते हैं, राजनाथ भी हो सकते हैं, या कोई और बड़ा चेहरा हो सकता है, लेकिन न तो गुजरात लॉबी को बीजेपी का अध्यक्ष पद मिले और गुजरात लॉबी के समर्थकों को भी बीजेपी पद न मिले, जो मोदी और शाह के कट्टर अनुयायी हैं, जो मंत्रिमंडल में हैं या कुछ मंत्रिमंडल से भी बाहर हैं। उन्हें कतई नहीं आरएसएस स्वीकार करेगा बीजेपी प्रमुख, बीजेपी अध्यक्ष के रूप में। तो अभी जो लड़ाई हो रही है वह संघ और बीजेपी के बीच है, और उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, गडकरी और दूसरे नेता भी। केशव प्रसाद मौर्य शाह गुट से हैं और शाह और मोदी की डायरेक्ट लड़ाई है। शाह गुट में और योगी गुट में, योगी गुट के कंधे पर आरएसएस का हाथ है और केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर तो आपको पता ही है कि शाह का हाथ है। ऐसे में आरएसएस योगी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहता नहीं है, बल्कि चला रहा है, और शाह केशव के कंधे पर बंदूक रख करके संघ को निशाना बना रहे हैं। संघ और बीजेपी या संघ और मोदी की लड़ाई क्यों हो रही है, इसकी तह में भी हमें जाना चाहिए। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री 75 साल के हो रहे। 75 साल पूरा करने के बाद उन्हीं के बनाए हुए नियमों के अनुसार उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि मोदी ने नियम बनाया है तो उस नियम को खुद मोदी फॉलो करें। वह नियम अडवाणी, जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं के लिए बनाया गया था, और प्रधानमंत्री जब विष्णु के अवतार हैं तो इनके ऊपर कोई भी नियम नहीं लागू होगा जो इंसानों के ऊपर लागू होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री पद और बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के। आरएसएस चाहता है कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के बाद, और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके परम अनुयायी
दाहिने हाथ, चाणक्य, कुछ भी कह लीजिए, बहुत कुछ है मोदी के लिए अमित शाह। तो वो चाहते हैं कि अमित शाह उनके उत्तराधिकारी बने। आरएसएस चाहता है कि गुजरात लाबी ने 10 साल तक राज कर लिया, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सका, संविधान नहीं हटा सका और लोकतंत्र का खात्मा नहीं कर सका। आरएसएस जो कि एक आतंकी संगठन है, वह अपने डर और भय से, नफरत से राजनीतिज्ञों को भी प्रभावित करना चाहता है और चाहता है कि यह देश 2025 तक हिंदू राष्ट्र बन जाए, संविधान का राज खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, राजतंत्र आ जाए और संविधान की जगह मनुस्मृति आ जाए। तो आरएसएस 1 साल 1.5 साल में पूरे तंत्र को, लोकतंत्र को, व्यवस्था को, संविधान को, सब कुछ को चौपट करना चाहता है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। आरएसएस चाहता है कि जब 25 सितंबर 2025 को अगर नरेंद्र मोदी अपने ही बनाए नियमों के अनुसार कुर्सी छोड़ देते हैं तो उस कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ को बैठाया जाए और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ इस देश में हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं और हिंदू राष्ट्र के प्रमुख बने और मनुस्मृति को लागू करें। लेकिन जितना आरएसएस समझ रहा है, उसकी यह महत्वाकांक्षा क्या पूरा हो पाएगी? आरएसएस तो 1925 से 99 साल पहले से इस देश को हिंदू राष्ट्र बना रहा है और यहाँ तक कि उसने अंग्रेज़ों का भी साथ दिया, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और जब संविधान लागू होने की नौबत आई तो संविधान का विरोध भी किया। हमें नहीं लगता कि आरएसएस की जीत हो पाएगी और उसके मोहरे योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बन सकेंगे। नरेंद्र मोदी ने बड़ी ठसक के साथ 10 वर्षों तक राज किया है और उस राज को आगे भी तीसरे टर्म में बढ़ाए हैं। अब जरूरी नहीं है कि तीसरा टर्म पूरा हो जाए, क्योंकि 2 बैसाखियों पर उनकी सरकार चल रही है। जिस दिन एक भी बैसाखी टूट जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। संघ प्रमुख इसी फिराक में है कि अगर बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार निकट भविष्य में टूटती है तो कुर्सी नरेंद्र मोदी को नहीं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी खाली करेंगे कुर्सी तो अमित शाह को नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाए। इसके लिए आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव डाल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने को सर्वशक्तिशाली समझ रही है, आरएसएस से भी ऊपर समझ रही है और भारत ही नहीं दुनिया की नंबर 1 पार्टी समझ रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख के सामने झुकना नहीं चाहते हैं और उन्होंने बाकायदा ऐलान भी करवा दिया था चुनाव के दौरान अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा से कि अब हमें संघ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संघ के मंसूबों को मोदी पहले ही भांप गए थे। इसलिए संघ से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने फतवा जारी करा दिया जेपी नड्डा से कि अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। इस फतवा से संघ नाराज हुआ। संघ के प्रचारक या यूँ कहें स्वयंसेवक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्रिमंडल में भी हैं, सांसद भी हैं, वे सब भी नाराज हुए, लेकिन पार्टी के अंदर बगावत नहीं कर सके थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पकड़ इतनी अच्छी है अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर कि जिसे वो चाहें कान पकड़ करके बाहर कर सकते हैं पार्टी से, संगठन से।
ऐसे में लड़ाई संघ और मोदी के बीच की अब बढ़ती जा रही है। संघ नितिन गडकरी को मोहरा बनाया है, इधर दिल्ली में लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को मोहरा बनाया है। इसी तरह से लगभग सभी राज्यों में उसके मोहरे फिट हो गए हैं और नरेंद्र मोदी और शाह को निकट भविष्य में गुजरात भेजने की प्लानिंग बना रहे हैं। संघ का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक राज किया, विपक्ष को भी नाराज किया, इस देश की साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, जबकि आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहिए था। तो नरेंद्र मोदी कुछ संविधान और लोकतंत्र के नज़दीक हैं और उस नज़दीकी को ख़त्म करने के लिए संघ प्रमुख नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन अब गेंद फिसल गई है नरेंद्र मोदी के हाथ से भी और संघ के हाथ से भी। इस देश की सत्ता अब पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इंडिया के हाथ में जाने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेता और पीडीए प्रमुख अखिलेश यादव ने जो राग छेड़ी है ओबीसी, दलित और आदिवासियों के उत्थान की, उनकी जनगणना की, यह बात जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल रही है और इस समाज और इस देश के निचले स्तर पर रह रहे पिछड़े दलित आदिवासियों तक इंडिया गठबंधन और अखिलेश की आवाज़ पहुंच रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम ओबीसी, एससी, एसटी को उनका वाजिब अधिकार दिलाना चाहते हैं, उन्हें देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और संघ ओबीसी, एससी, एसटी को फिर से 4000 साल पहले मनुस्मृति युग की ओर ले जाना चाहता है। इतना ही नहीं बल्कि मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहता है। तो यह बातें अब ओबीसी, एससी, एसटी तक तेजी से पहुंच रही हैं और कुछ स्तर तक पहुंचने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। 303 सीट 2019 में थी और जब ओबीसी, एससी, एसटी के वोट कम हुए तो वह 240 पर आकर के ठहर गए और इंडिया गठबंधन और विपक्ष को बड़ी जीत मिली और लगभग बीजेपी के बराबर 235 सीट इंडिया गठबंधन की और 270 एनडीए गठबंधन की, 4-5 सीटों का अंतर रह गया। और जब भागवत और मोदी के इरादों को इस देश की जनता भांप लेगी, खास करके संघ के इरादे इस देश की जनता ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भांप लेंगे, 98 करोड़ मतदाता भांप लेंगे। तो जिस तरह से धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने पर अयोध्या जैसे राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में तो हार मिली ही, अयोध्या तक में भी उसकी बुरी हार हुई। तो आप समझ लीजिए कि अब जैसे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी में चेतना आ रही है वैसे वैसे सत्ता से संघ और बीजेपी का हाथ खिसकने वाला है। तो लड़ाई इसी चीज में है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके राहुल के पिछड़े कार्ड को ध्वस्त किया जाए और पिछड़ा कार्ड खेलने का जिम्मा केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया जाए, क्योंकि हिंदुत्व, सांप्रदायिक राजनीति, राम मंदिर से वोट नहीं मिलने वाला है
निकट भविष्य में मध्यावधि चुनाव होगा तब भी, या 2029 में लोकसभा चुनाव होगा तब भी, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मथुरा काशी के नाम पर अब वोट नहीं मिलने वाला है। भविष्य की बातें भांप गए हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन आरएसएस जो कि अपने एजेंडे को नहीं बदलना चाहता है और वह हिंदुत्व पर कायम रखना चाहता है, वह नरेंद्र मोदी जो कुछ मंसूबे भांपे हैं उस बात को संघ प्रमुख भी भांपे हैं। लेकिन चूंकि संघ प्रमुख सिर्फ हिंदुत्व और ब्राह्मणों, खास करके महाराष्ट्र के ब्राह्मण उनके प्रिय हैं और सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनकी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं और उन्हें जिस तरह से सदियों से इनका वर्चस्व रहा है उस वर्चस्व को समाज में, राजनीति में, हर जगह बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन अब इस देश में गंगा का पानी बहुत बह चुका है और अब देश अंगड़ाई ले रहा है, करवट ले रहा है और धर्म की राजनीति को खत्म करने का मन बना लिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी अगर पिछड़ा कार्ड खेलना चाहेंगे तब भी इस देश की जनता को विश्वास नहीं होगा। वे चाहेंगे, वे समझेंगे कि नरेंद्र मोदी कोई गेम प्लान के तहत, किसी षड्यंत्र और साजिश के तहत अपना दिमाग परिवर्तित कर लिए हैं, अपना दिल दिमाग बदल करके ओबीसी मुद्दा उठा लिए हैं और जब इनकी फिर से जीत होगी तो फिर से संघ की शरण में चले जाएंगे और जैसा संघ उंगली दिखाएगा वैसा ही करेंगे। इसलिए अब नरेंद्र मोदी को भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो पिछड़ा कार्ड खेलने पर भी फिर से सरकार 2029 में या मध्यावधि चुनाव के बाद फिर से सरकार बना पाएंगे। और इस बात को भागवत नहीं समझ रहे हैं। अगर पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उनका हक अधिकार नहीं दिया जाएगा, उनकी जनगणना नहीं कराई जाएगी, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तो निश्चित रूप से वह भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख के चाल चरित्र चेहरे को अच्छी तरह से इस देश के 98 करोड़ मतदाता भांप चुके हैं। तो असली लड़ाई जो योगी और शाह के बीच है, योगी खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और भागवत के मोहरे बन करके, शाह केशव को मोहरा बना करके धर्म की राजनीति खत्म हो रही है। इसलिए पिछड़ा कार्ड खेलने के लिए केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसके लिए पिछले दिनों आपने देखा कि कितना बड़ा संग्राम, अंदरूनी संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में छिड़ा। लेकिन 27-28 जुलाई को समन्वय बैठक और मुख्यमंत्रियों की बैठक आहूत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केशव के संघर्ष, केशव के बगावती स्वरूप पर ठंडा पानी डाल दिया। लेकिन उस पानी से आग की धू-धू बंद नहीं हो रही है। अभी भी केशव प्रसाद के अंदर आग जल रही है और अभी यह आग आज से नहीं जल रही है। 2017 में जब केशव मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष थे और उन्होंने बड़ी जीत दिलाई, ओबीसी एससी एसटी का एक मुश्त वोट दिला करके, तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। योगी आदित्यनाथ को पकड़ लाया गया और सवर्णवाद को इस देश में थोपने के लिए, ब्राह्मणवाद को थोपने के लिए, धर्म की अफीम चटाने के लिए
योगी आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जब हिंदुत्व का मुद्दा अब फेल हो गया है चुनाव में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ आ गई है कि पीडीए का विकल्प इंडिया गठबंधन के पिछड़े कार्ड को काट देने के लिए हमें केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना जरूरी हो गया है। सारी लड़ाई कुर्सी की है और इस कुर्सी की लड़ाई से योगी और शाह के बीच जो घमासान अभी भी चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो वह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम फिर से लौटकर गोरखपुर जाकर के मठ में सन्यासी बनकर नहीं बैठेंगे, मठाधीश बनकर नहीं बैठेंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी शाह और नरेंद्र मोदी गुट वाली बीजेपी की नींव में मट्ठा डालने का काम करेंगे। तो लड़ाई दोनों तरफ से तेज चल रही है, पर्दे के पीछे, कभी कभी पर्दे के बाहर भी आ जाती है। और अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के अधीन गृह मंत्रालय है, लेकिन गृह मंत्रालय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डीजीपी कह सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और तमाम बड़े अधिकारियों की बैठक केशव प्रसाद मौर्य करते हैं और कहते हैं कि इस प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, घूसखोरी बढ़ गई है, इस पर कंट्रोल कीजिए। इस भारतीय जनता पार्टी की बड़ी फजीहत हो रही है, अपराध बढ़ने से, घूसखोरी बढ़ने से, भ्रष्टाचार बढ़ने से। तो यह काम योगी आदित्यनाथ को करना था और उन्हें पुलिस को टाइट करना चाहिए था। लेकिन योगी की पुलिस को, योगी के अंदर गृह मंत्रालय वाली पुलिस को केशव प्रसाद मौर्य टाइट करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जिस रूप में टाइट किया पुलिस को, उसको ट्वीट भी करते हैं, एक्स पर पोस्ट बना करके डालते भी हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि योगी के खिलाफ हम कितना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस घटना के बाद शांत बैठे हुए हैं और अवसर की तलाश कर रहे हैं कि कब अटैक किया जाए अमित शाह के ऊपर और केशव मौर्य के ऊपर। आपको हम याद दिला दें कि दिल्ली में 27-28 जुलाई को जब समन्वय बैठक थी, तो उसके फोटो सेशन में सारे मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इकट्ठा हुए थे फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। योगी आदित्यनाथ तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, सारे मुख्यमंत्री नतमस्तक हो जाते हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हाथ नहीं जोड़ा, प्रधानमंत्री को नमन नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। इसी से आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के प्रति कितना गुस्सा योगी में भरा हुआ है, आरएसएस में भरा हुआ है। योगी ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी हाथ नहीं जोड़ा, सिर नहीं झुकाया, नमन नहीं किया, बल्कि राजनाथ के सामने हाथ जोड़ दिया और सिर झुका दिया और उन्हें अपनी बगल वाली सीट पर जगह दिया। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पर्दे के पीछे कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। और जब केशव प्रसाद मौर्य पुलिस अधिकारियों की, डीजीपी की क्लास लेते हैं और उन्हें भ्रष्ट कहते हैं, तो एक तरह से
योगी सरकार को भ्रष्ट कह रहे हैं अपने ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री। तो कितना बड़ा संघर्ष है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की छुट्टी निश्चित है कि होगी, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं मोदी और शाह। वह सही समय कब आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोगों का अनुमान है, हमारा भी अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का पर चुनाव होने वाला है। अगर इसमें बड़ी हार होती है, जैसे कि पहले हार हो चुकी है, और 3 राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव होने वाला है, और अगर इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, तब नरेंद्र मोदी और शाह बैकफुट पर आ जाएंगे और योगी को बर्खास्त नहीं कर सकेंगे। अगर इन उपचुनाव को और तीनों राज्यों को जीत लेंगे तो माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह फिर से शक्तिशाली हो गई है, और मोदी का ठसक, मोदी का अहंकार, मोदी का तानाशाही रवैया जैसे 10 सालों तक चला है वो आगे भी चलेगा 2029 तक। और अगर ऐसा होता है, उपचुनाव में जीत होती है, 3 राज्यों में जीत होती है, तब उसी समय योगी का जाना तय है। और अगर 400 पार सीटें लोकसभा चुनाव में मिल गई होती तो अब तक योगी की विदाई हो गई होती। भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी तब योगी नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर से ताकतवर होगी मोदी और शाह के नेतृत्व में, तब योगी का कोई अस्तित्व नहीं होगा। फिर से उन्हें मठ लौटना पड़ेगा गोरखपुर के। वो कितना भी कोशिश करेंगे बीजेपी की जड़ों में मट्ठा नहीं डाल सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का फायदा किसे मिल रहा है, एक लाइन में आप इसे भी समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितनी लड़ाई, जितना घमासान योगी के माध्यम से, गडकरी के माध्यम से, दूसरे नेताओं के माध्यम से हो रही है बीजेपी और संघ के बीच में, और बीजेपी कमजोर होती है तो इसका पूरा फायदा इंडिया गठबंधन और पीडीए अखिलेश यादव को मिलने वाला है। और हमें लगता है कि जब किसी भी वंश का सत्यानाश होना होता है तो सबसे पहले उस राजवंश में, उस शासन में आपसी गुटबाजी, आपसी अंतर्कलह, आपसी घमासान बढ़ जाता है और उसी से उसका पतन हो जाता है। इतिहास गवाह है इस बात के लिए कि जिस राजवंश में अंदरूनी संघर्ष, आपसी बैर और आपसी घमासान हुआ है, वह राजवंश खत्म हो गया है, फिर दूसरे राजवंश का जन्म हुआ है। इंडिया गठबंधन का भी जन्म हो चुका है और अब इंडिया गठबंधन के लिए माकूल जमीन तैयार हो रही है। और इंडिया गठबंधन के प्रमुख में सोनिया गांधी भी हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अनुकूल जमीन तैयार हो रही है, इसके लिए तैयार हो जाइए। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह सलाह दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।